हेलो नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम वन लीनियर बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई साहब, पहला सवाल है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो उस शाखा का नाम है एंजियोलॉजी। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी शाखा में किया जाता है। अब इस एंजियोलॉजी शाखा की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी विलियम हार्वे ने। किसने करी थी? विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी? तो विलियम हार्वे ने करी। या एंजियोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, ब्लड यानी रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। ब्लड और रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। ठीक है, अब एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी पाई जाती है? एक सामान्य व्यक्ति जिसका वजन 60 से 70 किलो के बीच में होता है उसको सामान्य व्यक्ति कहा जाता है। तो उसके अंदर जो ब्लड की मात्रा है वो पाई जाती है 5 लीटर। ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज में बात करें तो उसका कुल भार का 7 से लेके 8% पाया जाता है। ठीक है, जितना उसका भार है उसका 7 से 8% निकालेंगे वो उसमें ब्लड पाया जाता है। और सामान्यतः बात करें तो लगभग 5 लीटर उसमें ब्लड पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। ठीक है, हल्का क्षारीय। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखो, ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? क्वेश्चन आता है कि ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? तो ब्लड तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्लड का सर्वाधिक भाग क्या पाया जाता है? हमारा जो ब्लड है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है क्या? प्लाज्मा। 55% पाई जाती है प्लाज्मा और बची हुई 45% पाई जाती हैं कणिकाएँ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह जो होती हैं वो 45% पाई जाती हैं, जबकि 55% पाया जाता है प्लाज्मा। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ठीक है, अब जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है, जबकि 8 से 10% मात्रा में पाई जाती है उसमें प्रोटीन। ठीक है, किस प्रोटीन को एंटी क्लोटिंग यानी प्रति स्कंदन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? तो उस प्रोटीन का नाम है हिपेरिन प्रोटीन। याद रखना, प्रति स्कंदन प्रोटीन के नाम से किसे जानते हैं? हिपेरिन प्रोटीन को जानते हैं। कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है? तो ये 2 प्रोटीन हैं, एक का नाम है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरी का नाम है फाइब्रोनोजन। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन रक्त में थक्का बनाने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है? ठीक है, तो उसका नाम है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। और सबसे अधिक मात्रा में वह प्रोटीन जो प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो उसका नाम है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्लाज्मा में। ठीक है, और जो प्रति स्कंदन क्षमता पैदा करती, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो पैदा करती है उसका नाम है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, एक क्वेश्चन टू दी पॉइंट 1 लीनियर क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी प्रोटीन, कौन सी विटामिन काम आती है? ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में प्रोटीन तो अपन ने देख ली, कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। और अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के, जिसे फिलोक्विनोन भी बोला जाता है, ये क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। और वह कौन सा तत्व है? तत्व की बात करें तो कैल्शियम +2 जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण मानव शरीर के अंदर पाया जाता है वो है अस्थि मज्जा में। ठीक है, अब बात करते हैं लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका, और ये इनका दे रखा है लैटिन नाम, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो आरबीसी लाल रक्त कणिका को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रम्बोसाइट। ठीक है, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको नोट करके रखना। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट
प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। अब बात करते हैं आरबीसी का जीवन काल। तो आरबीसी जो होती है उसका जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग 10 से 12 दिन के आसपास होता है। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो 3 से 4 दिन का होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी जो आरबीसी है वो पाई जाती है मेंढकों में। ठीक है। पुरुषों में जो आरबीसी की संख्या है वो 5 से 5.5 मिलियन यानी कि 50 से 55 लाख होती है। और महिलाओं की बात करें तो 4 से 4.5 मिलियन यानी 4 लाख से 4.5 लाख होती है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पलीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पलीहा को। महिलाओं में आरबीसी की संख्या जो होती है वो होती है 40 से 45 लाख। ठीक है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो पलीहा यानी तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है। एनीमिया। आरबीसी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है एनीमिया। ठीक है। अब बात करते हैं पुरुषों में हीमोग्लोबिन के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो देखो। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। यह एक प्रकार का श्वसन वर्णक भी है। क्या है, श्वसन वर्णक भी है। और इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। और पुरुषों के अंदर जो इसकी मात्रा है वो 12 से लेके 16 mg पर 100 ml और महिलाओं में 12 से लेके 14 mg पर 100 ml हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका जो रंग होता है वो बैंगनी रंग की होती है। हीमोग्लोबिन कैसा होता है, बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन का जो एक अणु है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ ले जाता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं को साथ में जोड़ता है, 4 अणुओं को। ठीक है। और हीमोग्लोबिन में जो बंधुता है वो सबसे अधिक होती है CO के साथ में, यानी कि CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके साथ मिलकर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि बहुत ही जहरीला पदार्थ है। इससे आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का रंग लाल किस धातु के कारण होता है। हम रक्त को लाल देखते हैं तो लाल जो होता है वो फेरस धातु यानी Fe+2 के कारण होता है। फेरस यानी Fe+2 के कारण होता है। ऊंचाई पर जब जाते हैं या ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करें तो 6000 से 8000 mm³ होती है। 6000 से 8000 पर mm³ होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 8000। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, क्या काम है। तो कार्य जो है इसका पहला कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना और दूसरा जो कार्य है वो संक्रमण के विरुद्ध लड़ने का कार्य करती है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी के ये 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब देखो, सबसे बड़ी जो आरबीसी है वो होती है मेंढक में पाई जाती है और मेंढक में भी किसमें, एम्फियोमा मेंढक में पाई जाती है। और सबसे छोटी आरबीसी की बात करें तो वो पाई जाती है कस्तूरी हिरण में। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी की बात करें तो उसका नाम है मोनोसाइट। और सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी का नाम है लिम्फोसाइट। क्या है, लिम्फोसाइट। अगर मात्रा के आधार पर बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है उसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम मात्रा में जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है उसका नाम है बेसोफिल्स। ये मात्रा के आधार यानी परसेंटेज के आधार पर है, जबकि ये संख्या के आधार पर। ठीक है, साइज के आधार पर। अब देखो अगला क्वेश्चन, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर अनुपात निकालें तो 600:1 होता है। ये संख्या के आधार पर इनका अनुपात है, यानी कि अगर 1 डब्ल्यूबीसी है तो 600 आरबीसी पाई जाती हैं। ठीक है। तो इनकी संख्या का जो अनुपात है आरबीसी डब्ल्यूबीसी का 600:1 है। ठीक है। आरबीसी ज़्यादा होती हैं, डब्ल्यूबीसी कम होती हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम ही हो जाए, डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है उसमें कमी आ जाए तो जो बीमारी होती है उस रोग का नाम है ल्यूकोपीनिया। लेकिन डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए तो उस बीमारी का नाम है ल्यूकोमिया, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है।
अब बात करें प्लेटलेट्स की, तो इसका क्या काम है? तो प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। प्लेटलेट्स क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। एड्स का HIV वायरस कौन सी WBC को नष्ट करके प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर बनाता है? तो उसका नाम है लिम्फोसाइट। और कौन सी? टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हो ऑप्शन में या टी लिम्फोसाइट है, ये एड्स के HIV वायरस को नष्ट कर देता है। HIV वायरस है ये जो है वो WBC को नष्ट कर देता है और इससे क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। अब देखो आगे, मानव शरीर यानी रुधिर में जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा कितनी होती है? तो 180 से 200 mg पर 100 ml, यानी कि 100 ml में 180 से 200 mg पाई जाता है कितना? कोलेस्ट्रॉल। अगर बात करें ग्लूकोज की, तो मानव रुधिर में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा होती है 80 से 100, ये 100 ml में होती है, ठीक है। और यूरिया की बात करें तो यूरिया होता है 17 से लेके 30 mg पर 100 ml, ठीक है। तो ये मात्रा है, इनको नोट करके रखना, एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछ लेता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग कणिका पाई जाती हैं? तो अपन ने पढ़ा 45% भाग में 45% पाई जाती हैं कणिकाएँ और 55% पाई जाती हैं क्या? प्लाज्मा। ब्लड ग्रुप जिसकी खोज किसने करी थी? तो ब्लड ग्रुप रक्त समूह की खोज करी कार्ल एंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने करी। किसने? कार्ल एंड स्टीनर ने करी। अब बात करते हैं, देखो सर्वदाता ब्लड ग्रुप, बात हो रही है दाता, दाता यानी देने वाला, तो ये है O, और O में भी कौन सा? O नेगेटिव। O नेगेटिव सर्वदाता ब्लड ग्रुप है और सर्वग्राही यानी सबसे लेने वाला जिसका नाम है AB पॉजिटिव। तो एग्ज़ाम में इनमें से सवाल सीधा पूछता है कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है और सर्वग्राही कौन सा है? तो या तो O ऑप्शन में आएगा या O नेगेटिव या AB आएगा या AB पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना। RH फैक्टर की खोज सन 1940 में किसने करी? तो कार्ल एंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक दोनों ने ही करी थी RH फैक्टर की खोज। और किस पे करी थी? रीसस नामक बंदर पर इन्होंने RH फैक्टर की खोज करी थी। जिनमें RH फैक्टर पाया जाता है उनमें पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है और जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता उनमें नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। इस बात को भी आप याद रखना। WBC का बनना और RBC का विनाश यानी नष्ट होना ये कहाँ होता है? तो ये होता है पलिया में। RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है पलिया को, और WBC का निर्माण भी होता है इसमें, ठीक है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है यानी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होने लगती है तो हमारे श्वसन की गति क्या होगी? बढ़ने लगेगी, तेज जल्दी से सांस लेने लगते हैं। रुधिर का निर्माण क्या कहलाता है? रुधिर निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है हीमोपोइसिस। क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस, ठीक है। हृदय का और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान है यानी हार्ट का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। हृदय जो है, अब देखो पुरुषों के अंदर जो हृदय है उसका वजन होता है 300 ग्राम और महिलाओं में 250 ग्राम पाया जाता है। हृदय में घेरे रखने वाली एक झिल्ली पाई जाती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली, ठीक है। और अगर हृदय सही है तो उसमें जो ध्वनि आती है लव डव की ध्वनि आती है तो मतलब हमारा हृदय एकदम सही है। और अगर मर की ध्वनि आती है तो हृदय में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ खराबी है। रुधिर दाब जो नापा जाता है ब्लड प्रेशर को वो स्फेग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। किससे मापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर से। और एक सामान्य व्यक्ति में जो रुधिर दाब होता है वो होता है 120/80 mm/Hg, ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे 100% पूछा जाता है, याद रखना, नोट कर लेना। इस तरह से डायग्राम बना के याद करोगे तो अच्छे से याद होगा। मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें जो कोष्ठ और चैम्बर पाए जाते हैं उनकी संख्या 4 होती है। इस तरह से 1 2 3 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। ऊपर वालों को आलिंद बोलते हैं और नीचे वालों को निलय बोला जाता है।
मछलियाँ जो होती हैं उनके अंदर जो रुधिर है वो अशुद्ध यानी अनऑक्सीकृत रुधिर पाया जाता है, इसलिए मछलियों का जो हृदय है उसको वीनस हृदय कहा जाता है। ठीक है, मछलियों के हृदय में अशुद्ध यानी अनऑक्सीकृत रक्त बहता है, इसलिए इनके हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। और मछलियों में 2 कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है इस तरह से, एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। ठीक बात। अब देखते हैं मगरमच्छ में जो हृदय में जो कोष्ठक होते हैं वो होते हैं 4। मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। अब बात पिसीज यानी मछलियाँ, पिसीज वर्ग यानी मछलियों में कितना होता है, 2 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। डॉल्फिन और ब्लू व्हेल में कितना कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, 4 कोष्ठीय, क्योंकि डॉल्फिन और ब्लू व्हेल दोनों ही स्तनधारी हैं और स्तनधारियों में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। सर्वाधिक कोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो कोष्ठ होते हैं 13 कोष्ठीय हृदय ये पाया जाता है कॉकरोच यानी तिलचट्टा में। किसमें, कॉकरोच यानी तिलचट्टा में। मेंढक और सरीसर्प वर्ग, मेंढक जिसे क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं, और सरीसर्प जो रेप्टाइल संघ है, इन दोनों में जो 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। कौन सा, 3 कोष्ठ, मेंढकों और सर्पों में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, तो ईसीजी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। ठीक है, हृदय प्रत्यारोपण की बात करें तो विश्व में जो पहला हृदय प्रत्यारोपण है डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था, 1967 को किया था, और ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। और भारत में जो पहला हृदय प्रत्यारोपण है डॉक्टर वेणुगोपाल ने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में किया था। अब बात करते हैं हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो हृदय का जो पेसमेकर है SA नोड को कहा जाता है। हृदय का पेसमेकर SA नोड को कहा जाता है, और ये जो पेसमेकर है इसका काम जो होता है हृदय की जो गति है उसको नियंत्रित करता है। क्या करता है पेसमेकर, हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करता है। हृदय का जो कार्य है वो है रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना। हृदय का काम है जो रुधिर है उसको पंप करके अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, अगला देखो रक्त दाब को नियंत्रित करती है, ब्लड प्रेशर जो है उसको नियंत्रित करने वाली एड्रीनल ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि। तो एग्ज़ाम में सवाल आता है कि रक्त दाब को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो उसका नाम है एड्रीनल ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे व्यस्त पेशी की अगर पूछे तो उसका नाम है हृदय की पेशी। सबसे व्यस्त पेशी जो हमेशा चलती रहती है उसका नाम है हृदय की पेशी। अब देखो हृदय 1 मिनट के अंदर जो हमारा हृदय है वो 5 लीटर रक्त को पंप कर देता है, यानी कि क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। ये समझो 1 मिनट में 5 लीटर को। ठीक है, कृत्रिम हृदय, पहला जो कृत्रिम हृदय है उसका नाम था जार्विक 7। क्या नाम है, जार्विक 7। इसको बनाया जार्विक नामक वैज्ञानिक ने, ये अमेरिका का रहने वाला था। अब बात करते हैं हृदय धड़कन को किस यंत्र से नापा जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल है, हृदय की जो धड़कन है जो डॉक्टर अपने कान में लगाकर नापते हैं हृदय धड़कन को, तो उसका नाम है स्टेथोस्कोप। क्या नाम है उसका, स्टेथोस्कोप। ठीक है, रुधिर दाब को घोड़ों में किसने मापा था, तो रुधिर दाब जो है ब्लड प्रेशर सबसे पहले किस में मापा गया था, तो घोड़ों में मापा गया था। किसने मापा था, स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने मापा था। फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो फेफड़ों से हृदय को रुधिर तक जो पहुंचाता है उसका नाम है पल्मोनरी शिरा। क्या नाम है, ध्यान रखना, फेफड़ों से हृदय तक आ रहा है रुधिर, खून फेफड़ों से कहाँ आ रहा है, हृदय में आ रहा है, तो पल्मोनरी शिरा है। अब देखो अंगों से रुधिर वापस हृदय में जा रहा है, अंगों से कहाँ जा रहा है, हृदय में जा रहा है, तो कौन ले जाएगा, शिराएँ ले जाएंगे। हृदय से रुधिर फेफड़ों तक जो ले जाएगा वो पल्मोनरी धमनी ले जाएगी। एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है उसका नाम है पल्मोनरी धमनी, और एकमात्र शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है उसका नाम है पल्मोनरी शिरा।
ठीक है। और मनुष्य में जो रक्त है वो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है और दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, क्योंकि मनुष्य में जो हृदय है उसमें ब्लड 2 बार आता है, एक बार इस राउंड में, दूसरी बार इस राउंड में, 2 बार आता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे ब्लड के अति महत्वपूर्ण सवाल जो बन सकते थे वो हमने इस क्लास में डिस्कस किए। 65 और एटलीस्ट जो सवाल हैं वो हमने इस क्लास में कर लिए हैं। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।